नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जेबीटी कमीशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू बी द ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर। देखो तो थोड़ा अधूरा है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है ना, ब्रिटिश संसद में, पार्लियामेंट के अंदर भारत का ऐसा कौन व्यक्ति था जो सदस्य बनाया गया था। ठीक, तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेनेज थ्योरी दी थी। ड्रेनेज थ्योरी एक बुक है उनकी, द पॉवर्टी इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है ना, वो बना एक बुक थी जो उन्होंने ड्रेनेज थ्योरी दी थी कि किस तरह से भारत का पैसा ब्रिटेन चला गया है। ठीक है, तो ये भी, और इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बनकर गए थे। ठीक, याद रखना आपने। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय राइटिंग ऑफ। किसके द्वारा, किसकी राइटिंग से सबसे ज्यादा जो है ये प्रभावित हुए थे? तो जी लियो टॉल्स्टॉय जो थे, उनके जो राइटिंग है, उनकी विचारधारा थी, उनसे ज्यादा प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटी आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया था। ठीक, उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। तो यहां पे हुआ क्या था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उसकी रिकमेंडेशन पे, संघ कमेटी जो थी उसके सुझावों के कारण, रिकमेंडेशंस पे हमारी ये जो ड्यूटी है ये भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसके लिए भाग 4 का सब क्लॉज ए जो है वो नया आया था। 51 आर्टिकल ए जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 51 ए था, और टोटल 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक, तो ये याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल का मतलब है उसको कोर्ट में लाया जा सकता है। कौन सी ऐसा आर्टिकल है या फिर कौन सा निम्नलिखित में से कोई चीज है, ये कौन सी चीज है जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक, ये क्वेश्चन आता भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल एंड नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट या फिर इन नेचर, वो पेपर में आता है। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटी ये जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटी का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं? जी नहीं। डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज अगर आपको नहीं दे रहे हैं, आपको तक पहुंचाई नहीं जा रही है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। हाँ, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके हनन हो रहे हैं, आपके दबाए जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिस पर वो क्या जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं दोस्तों, जो आर्टिकल 32 कहता है। ठीक है ना, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये गलत है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम एज जो होती है वो रहेगी 35 इयर्स। ठीक है, मिनिमम एज है 35, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आर्टिकल 52 जो है ये आपका राष्ट्रपति के बारे में बताता है। 53 में बोला जाता है जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के अंदर है। 54 और 55 इलेक्शन से संबंधित है राष्ट्रपति के। 56 जो है कार्यकाल 5 साल का रहेगा। 58 जो है ये रहता है क्या कहते हैं इसको, क्वालिफिकेशंस, क्या क्या योग्यताएं हैं। ठीक, तो इस तरह से याद रखना। 60 जो है, 59 में कंडीशंस आती हैं राष्ट्रपति की, क्या क्या शर्तें हैं उसके पोस्ट की। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग प्रक्रिया। राइट, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में सबसे ज्यादा कितने सदस्य होते हैं? तो भाई 250 होते हैं, और 550 है लोकसभा के अंदर। ठीक है, 550 है लोकसभा में, 250 है राज्यसभा के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नन ऑफ दीज किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। यहां पे राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सन सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो मार्स
सॉरी, हाँ नहीं, यहां पे फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द सन, गलत है क्वेश्चन, यहां पे ऑप्शन ही नहीं है, इट्स मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी जो है सबसे नजदीक है, बुध याद रखना है आपने, मर्क्यूरी जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, ऑप्शन में नहीं है, प्लीज करेक्ट कर लें। बुध जो है सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे दूर आता है नेपच्यून, सबसे फारदेस्ट रहता है नेपच्यून, सबसे दूर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्लाउड फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज, जो बादल हैं वो तैरते हैं या फिर सबसे ऊपर बहते हैं कहां पे, एटमोस्फियरिक लेयर में, क्यों? लो टेम्परेचर की वजह से, लो वेलोसिटी की वजह से, लो प्रेशर की वजह से, या फिर लेस डेंसिटी की वजह से। देखिए डेंसिटी कम होती है, बादलों की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से कम होती है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर बनता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और बादलों की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं, फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। Which of the following countries share the longest border with India? तो भाई बांग्लादेश 4096 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और उसमें भी आपको एक याद करना है, त्रिपुरा राज्य के साथ, मतलब त्रिपुरा कुछ इस तरह से है, तो यहां पे बांग्लादेश, यहां पे बांग्लादेश, यहां पे बांग्लादेश, तीन साइड से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये जो है इसको हम जीरो लाइन भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, जीरो लाइन या शून्य रेखा इसको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? लक्षद्वीप आइलैंड जो है 36 है टोटल ग्रुप्स जो है यहाँ पे, और ये अरेबियन सागर में, अरब सागर में जो है वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक मालाबार तट के सामने। मालाबार तट मतलब केरला का तट, उसके सामने कौन मिलेगा, अरेबियन सागर, जहां पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? किस नदी से जो है वो नदी जो है वो, इंदिरा गांधी सागर जो है तकरीबन 860 किलोमीटर के आसपास है लगभग। ठीक है, कहां से निकलती है, तो पंजाब में हरिके पत्तन या फिर हरिके जगह में जो है दो नदियां, कौन सी, सतलुज और व्यास दोनों। ठीक है, सतलुज और व्यास दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और वहां से पानी खींचा गया है गांधी कैनाल को, इंदिरा गांधी कैनाल को। ठीक है, याद रखना आपने, और फिर राजस्थान जाती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड है? सुंदरबन की जो जंगल है उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको मैंग्रोव के जंगल भी बोलते हैं। मैंग्रोव के जंगल हमेशा समुद्र तट के पास मिलेंगे आपको। ठीक है, उनकी जो तने होते हैं उसकी तने नीचे पानी तक जाती हैं, नमकीन पानी में देखने को मिलेंगे ये मैंग्रोव के जंगल। ठीक, सुंदरबन डेल्टा कहां है, तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? निम्नलिखित में से कैश क्रॉप। दोस्तों कैश क्रॉप का मतलब होता है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है ना, तो सभी कैश क्रॉप हैं, पर ऑप्शंस की बात करें हम तो अनियन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इन सब में देखा जाए तो सभी कैश क्रॉप हैं, लेकिन मेज, ग्राम, व्हीट जो है मैक्सिमम तौर पे कैश क्रॉप जो ज्यादा बिकती है दैट इज अनियन। ठीक है, प्याज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मनी पैसा जो है या रुपए जो है, धन जो है वो किससे है रिलेटेड? तो फ्लोटिंग कैपिटल इसको कहा जाता है दोस्तों। फ्लोटिंग कैपिटल याद रखना आपने। फ्लोटिंग कैपिटल का मतलब है जो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। फ्लोटिंग शब्द का मतलब होता है जिसको हम जल्दी लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब पैसे में, करेंसी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग कैपिटल होती है मनी, जिसका फ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, मतलब आ रही है, जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? देखिए टैक्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट किसी एक इंडिविजुअल पर्सन, व्यक्ति को देना पड़ता है, जैसे इनकम। ठीक है, इनकम। अब इनकम, मेरी इनकम है 10,000 रुपए, टैक्स दे रहा हूं मैं उसमें 100 रुपए। ठीक है, तो वो मुझे ही देना है, किसी और को नहीं देना है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसको मैं किसी और के सर पे भी टाल सकता हूं, मतलब उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, उस टैक्स का बर्डन जिसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। देखिए मान लीजिए कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और टैक्स में मैं पे करता हूं मान लो 1,000 रुपए। ठीक, लेकिन बिल जब भी मैं लोगों को बांटूंगा तो उस बिल में लिखा होगा 1,500 रुपए। ठीक है, 1,500 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग
टैक्स। तो वो टैक्स एक्चुअली में भर कौन रहा होता है, कस्टमर भर रहे होते हैं, ठीक है, मैंने वही पैसा आगे फॉरवर्ड कर दिया था गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से इंक्लूडिंग टैक्स, तो वो किसी और के सर पे टाला जा सकता है, ठीक। तो डायरेक्ट टैक्स जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही देना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी टैक्स बोल सकते हो आप, जितना वो अमीर है वो उसी को देना पड़ेगा, ठीक है। आपका वेल्थ टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, ये भी आता है आपका। कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि वो भी व्यक्ति को गेन हुआ होता है कैपिटल, तो इसीलिए एक्साइज ड्यूटी जो होती है दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसको हम प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं। प्रोडक्शन टैक्स मतलब जो कोई अगर कोई व्यक्ति है जो सामान बनाता है, तो एक माचिस का डब्बा भी बनता है तो उसका भी टैक्स देना पड़ता है, तो उसको हम प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन के समय में जो टैक्स दिया जाता है उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। फिर जीएसटी है आपका, वैट है, फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे आपका कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया। तो ये सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे जिसको हम डिस्कस किया था, और आगे भी हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे।